हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसा ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है जानवर। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मैं प्रोफेसर शौकत निज़ामी का नाम बड़ी तेज़ी से सारे शहर में फैल रहा था। अब तो मैं यूनिवर्सिटी के बाद ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशंस और सेमिनारों में दिखाई देता था। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में एज अ लेक्चरर ज्वाइन करने के कुछ ही साल बाद मुझे हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना दिया गया। मुझे साइकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाने की कई वजह रही थी। सबसे पहले तो मेरी काबिलियत, उसके बाद मेरा इन्फ्लुएंशियल लोगों से रिश्ता कायम करना और फिर हिंदू यूनिवर्सिटी के कल्चरल प्रोग्राम में सरपरस्ती करना। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मैं चूंकि साइकोलॉजी का जानने वाला हूं, इसलिए अच्छी तरह से जानता हूं कि लोगों के दिमाग से कैसे खेला जाए और अपने लिए रास्ता हमवार किया जाए। मैंने अपनी सर्विस के कुछ ही दिनों में अपनी लिखी हुई किताब द टीनेट्स ऑफ साइकोलॉजी को भी अपने और दीगर यूनिवर्सिटी के बुक लिस्ट में भी शामिल करवा लिया था। वो कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा हो तो मिट्टी को हाथ लगाने से सोना हो जाता है। बस मेरा यही वक्त था। एक इंसान को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? दौलत, इज्जत, शोहरत, और ये तीनों चीजें मुझ पर मेहरबान थीं। ऊपर वाले ने मुझे खूब नवाजा था। इस उम्र में ये सब कुछ पाना इतना आसान भी नहीं था। बहरहाल आज के दिनों में शौकत निज़ामी एक बड़ा नाम था। मशहूर ऑर्गेनाइजेशन और टीवी चैनल्स वाले भी मुझे अपने प्रोग्रामों में अक्सर बुलाया करते थे। कभी ग्रुप डिस्कशंस में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता, तो कभी स्कॉलर्स को मोटिवेट करने के लिए। अब तो मेरे स्कॉलर्स भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे थे। मैंने अब पीएचडी के स्कॉलर्स को गाइड करना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम कर दिया था। एक दिन मैं स्टाफ रूम में अकेले बैठा अपने लेक्चर की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक सुरीली आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। गुड मॉर्निंग सर, उसने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा। गुड मॉर्निंग, मैंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए जवाब दिया। सर, मुझे अरिंदम सर ने आपके पास भेजा है। सर, एक्चुअली मैं अट्रैक्शन, रोमांस और लव पर पीएचडी कर रही हूँ। सो अरिंदम सर हैज़ स्ट्रांगली सजेस्टेड योर नेम फॉर दिस टॉपिक। सर, आई नीड योर गाइडेंस सर, प्लीज़ हेल्प मी आउट सर। अगर यही रिक्वेस्ट किसी और ने की होती तो शायद मैं फ़ौरन इनकार कर देता, लेकिन उस लड़की को मैं सिर्फ देखता ही रह गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी लेकिन दिमाग तक नहीं। मैं सिर्फ उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मुझे कुछ देर के लिए लगा जैसे उसके लब हिल रहे थे लेकिन होठों से आवाज़ नहीं आ रही थी। जब मेरे कान में दोबारा ये आवाज़ आई, सर प्लीज़ सर, आई नीड योर गाइडेंस सर, मैंने अपने आप को संभाला और फिर कहा, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स? सर, फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी सर। ओके, बट लेट मी टेल यू स्ट्रेट दैट नाउअडेज आई डोंट गिव गाइडेंस ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम। सो सर प्लीज़ सर, आई हैड कम टू यू विथ लॉट्स ऑफ होप। और उसकी आंखें नम हो गई, जैसे उसका आखिरी उम्मीद मैं ही हूँ। मैं उसे इनकार नहीं कर सका और इशारे से उसे अपने सामने वाले चेयर पे बैठने को कहा। व्हाट्स योर गुड नेम? सर, पिंकी शाह सर। हिंदी तो काफ़ी अच्छा बोल लेती हो। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता और समवेयर एल्स? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। पूरा इंडिया कह सकते हैं सर। वो कैसे? सर, मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे और उनका हर 4-5 सालों में अक्सर ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा वक्त दिल्ली में गुजारे हैं। सो आज जैसा भी हिंदी बोल पा रही हूँ वहीं की देन है। सर, आप मुझे गाइडेंस तो देंगे ना सर, प्लीज़ सर। कि इन विच यू हैव एनरोल्ड फॉर पीएचडी? सर, 2019, यानी ऑलरेडी 3 साल गुजर चुके हैं। मैंने अपने उंगलियों से पेशानी को दबाते हुए कहा। तुमने नाम क्या बताया? सर, पिंकी साहा। हाँ तो पिंकी, मैं कह रहा था कि 3 साल गुजर चुके हैं एंड इन सच अ शॉर्ट टाइम इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर अप द सिलेबस। और तुमने तो ज़रूर सुना होगा कि प्रोफेसर निज़ामी के स्कॉलर्स कभी फेल नहीं होते। सो लेट मी थिंक वंस अगेन, प्लीज़ कॉल मी नेक्स्ट वीक।
आई विल लेट यू नो माई डिसीजन। ओके सर, तो मैं जाऊँ? पिंकी ने किसी क्लास के इनोसेंट बच्चे की तरह मुझसे इजाज़त ली और स्टाफ रूम से निकल आई। उसके जाने के कुछ देर बाद भी उसकी खुशबू को महसूस कर सकता था। मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ और खड़ा नक्शा। वो काली कुर्ती और गोल्डन सलवार में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये मुझे क्या हो रहा था? मैं कैसे भूल रहा था कि मेरी बीवी और बच्चे हैं। मैंने एक झटके में उसकी याद को अपने जहन से निकाल फेंका और अपनी किताबों में खो गया। आमतौर से संडे के दिन मैं बहुत कम ही फ़ोन रिसीव करता था, लेकिन काम का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि मैं अक्सर और बेशतर संडे में भी गाइडेंसेस देना शुरू कर दिया था। और वक्त बचता तो कभी सेमिनार में चला जाता, तो कभी दोस्तों के साथ अड्डा मारता। मेरी इसी लापरवाही को लेकर मेरी बीवी नीलिमा से कई बार तकरार भी होती थी और तकरार इतनी बढ़ जाती कि झगड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती। मैं गुस्से में घर से बाहर निकल जाता और देर रात वापस आता। फिर हम दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि पूरे हफ्ते नीलिमा मुझे कोई काम करने को नहीं कहेगी और संडे मैं कोई काम बाहर का नहीं रखूंगा। और इस समझौते पे अमल करके हमारे आपस की तकरार काफ़ी कम हो गई थी। नीलिमा को भी पता था कि वीकडेज में मैं कोई पर्सनल काम नहीं करने वाला हूँ, सो वो सारा काम सैटरडे और संडे के लिए प्लान करके रखती। मैं हमेशा की तरह संडे अपने 10 साला बेटे के साथ घर पे कैरम बोर्ड खेल रहा था कि अचानक मेरी बीवी दौड़ी मेरी तरफ आई और घबराते हुए बोली, स्टडी रूम में जल्दी चलिए। अरे वो छोटी बिल्ली है ना, उसे बिल्ला ने बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। वो बच्चा दर्द से तड़प रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। मैं और मेरा बेटा साहिल दोनों स्टडी रूम की तरफ लपके। उस बिल्ली के बच्चे की हालत देखकर कलेजा मुंह को आ गया। वो दर्द के मारे कराह रही थी। मेरी बीवी ने फौरन एक सूती कपड़ा लेकर फौरन उस बिल्ली के जख्म के ऊपर दबा दिया और कहा, जल्दी गाड़ी निकालिए, किसी वेटरनरी को दिखा देते हैं, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। मैंने गाड़ी निकाली और नीलिमा और साहिल को लेकर वेटरनरी डॉक्टर की तरफ रवाना हो गया। हालांकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी उस बिल्ली के बच्चे को वेटरनरी डॉक्टर को दिखाने की, लेकिन ये 2 दिन मैंने अपने फैमिली के नाम कर रखा था। वो लोग जो कहते थे मैं चुपचाप मान लेता। मम्मी, इसको किसने इतनी बुरी तरह से मारा? अरे वो बड़ा बिल्ला है ना, वही। मगर ये बिल्ली तो उसका ही बेबी है ना, फिर उसने क्यों इतनी बुरी तरह से उसको जख्मी कर दिया? अरे मुझे क्या पता। अरे तुम्हारे पापा साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, मैं नहीं, उन्हीं से पूछो। नीलिमा की आवाज़ में अब भी घबराहट थी। पापा, उसने अपने ही बच्चे को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? मैं कुछ देर खामोश रहा, लेकिन मेरे बेटे ने फिर से अपना सवाल दोहराया। मैंने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, यही तो फ़र्क है इंसानों और जानवरों में। जानवरों का इमोशंस इतना डिफाइंड नहीं होता है कि उसके हर रिएक्शंस की सही वजह समझ में आए। पापा, मैं कुछ समझा नहीं, मेरे बेटे साहिल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहते हैं? पापा, अब ये अशरफुल मखलूक क्या है पापा? ये अशरफुल मखलूक़ात मतलब अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों में सबसे ऊंचे पोजीशन में हम इंसानों को रखा है। अल्लाह ने इंसानों को जितनी अक्ल और तमीज़ दी है वो किसी और जानदारों को नहीं दिया गया है। इसीलिए जानवर कुछ भी कर सकते हैं, उसे किसी चीज़ की तमीज़ थोड़ी ना होती है। ठीक कहा पापा आपने, कोई जानवर ही अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। बात करते करते हम वेटरनरी क्लिनिक पहुंच गए। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि मेरे अलावा भी 4-5 लोग वहां अपने जानवरों को दिखाने के लिए बैठे होंगे। इत्तफाक से मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो पिछले हफ्ते मुझसे गाइडेंस के लिए मेरी यूनिवर्सिटी में मुझसे मिली थी। मैं कश्मकश में था कि मुझे उसे टोकना चाहिए कि नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी उसने फ़ौरन कहा, सर आप यहाँ? और मेरी बीवी की तरफ देखते हुए झट से बोली, गुड इवनिंग मैडम, क्या हुआ किट्टी को? और बढ़कर मेरी बीवी से उस बिल्ली के बच्चे को ले लिया और वहाँ बैठे स्टाफ को मेरा नाम लिखवा दिया। फिर मेरी बीवी से इतना घुल मिल गई जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हों।
मैं अपने बेटे के साथ डिस्पेंसरी के बाहर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपनी बारी आने से कुछ देर पहले डिस्पेंसरी के अंदर दाखिल हुआ और यूं ही उस लड़की से पूछ लिया, तुम यहाँ कैसे? सर, कल से मेरी एल्सा कुछ खा नहीं रही है। मैं तो हमेशा उसे यही दिखाती हूँ। और आप सर? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। कुछ दिन पहले से ही मेरा बेटा बिल्ली पाल रहा है और आज अचानक बिल्ला ने उस पर हमला कर दिया और छोटी बिल्ली काफ़ी ज़ख्मी हो गई। हम लोग जब अपनी बिल्ली को दिखाकर निकल रहे थे तो पिंकी साहब को मैंने वहीं खड़ा पाया। उसने हम लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सर मेरा घर यहीं पास है, आइए ना चाय पीकर जाते हैं। आज तो वैसे भी संडे है, फुर्सत में होंगे। उस लड़की का हम लोगों को अपने घर पे बुलाना मुझे कुछ अजीब सा लगा। पिछले हफ्ते ही तो मिली थी, कोई जान ना पहचान, और मेरी पूरी फैमिली को अपने घर में बुलाना। मुझे जब भी किसी चीज़ पे शक होता तो मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उस चीज़ के बारे में गहराई से सोचता और फिर कोई फैसला लेता। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गया। उसका इतना बेबाकानापन मुझे कई चीज़ों को सोचने पर मजबूर कर देता। मैंने अपनी बीवी से कहा, कैसी लगी वो लड़की तुम्हें? कौन? वो जो वहाँ डिस्पेंसरी में मिली थी? हाँ वही। खुश मिजाज है, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी स्कॉलर है ना? नहीं, स्कॉलर तो नहीं है, लेकिन मुझसे पीएचडी की गाइडेंस के लिए पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी में मिली थी और मुझसे बहुत जिद कर रही थी कि मैं उसे गाइड कर दूं। तुम तो जानती हो कि मैं अब आहिस्ता आहिस्ता गाइडेंस छोड़ रहा हूँ। अच्छी लड़की है, अगर हेल्प कर सकते हो तो कर दो। इतनों का भला किया है, इसका भी भला कर दो। और फिर वो किचन चली गई। मेरी बीवी का ये कहना जैसे मेरे फैसले पर मोहर लगा दिया और मैंने तो दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि पीएचडी के गाइडेंस के लिए हामी भर दूंगा। दूसरे हफ्ते जब पिंकी साहा ने मुझे फ़ोन किया तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गया। मैंने गाइडेंस के लिए एक फ्लैट भी रेंट पे ले रखा था। मैं सारे स्कॉलर्स को वहीं पढ़ाता था। मैंने पिंकी को वक्त और दिन बता दिया। खूबसूरत लड़कियों को साइकोलॉजी पढ़ाना, और वो भी अट्रैक्शन, रोमांस और लव जैसे टॉपिक्स, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन पिंकी और लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। देखने में जितनी खूबसूरत थी, स्वभाव की उतनी ही नर्म। सारा वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई को लेकर ही डिस्कस किया करती। एक दिन हस्बे मामूल मैं उसका वेट ही कर रहा था कि मुझे उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि वो आज गाइडेंस के लिए नहीं आ सकती है। प्रोफेसर निज़ामी का क्लास करने के लिए दूर दूर से स्कॉलर्स आते हैं और इसने कितनी आसानी से कह दिया कि वो आज नहीं आएगी। मुझे कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस हो रहा था। मैंने सिर्फ ओके कहकर फ़ोन काट दिया। दूसरे हफ्ते जब वो फिर क्लास करने के लिए आई तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया, देखो तुमने तो ऐसे ही बहुत देर से मेरे पास ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए इसलिए हामी भर दी थी कि मुझे तुम में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ख्वाहिश दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गई हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, आई कांट कंटिन्यू लाइक दिस। यू मे लुक फॉर अनदर गाइड। मैंने अपने दिल की भड़ास उसके सामने निकाल दी। उसने कुछ नहीं कहा और जब तक मैं उसे पढ़ाता रहा वो चुपचाप से सुनती रही और पहले की तरह ज़्यादा सवाल भी नहीं कर रही थी। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने मुझसे इजाज़त ली और वापस घर चली गई। मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि एक दो क्लास करके मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। अगले हफ्ते जब वो क्लास करने आई तो उसकी आंखों के नीचे खून जमा हुआ था। ये आंखों में खून कैसा है? वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने धीरे से कहा, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है सर। उसकी ये बात ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है पिंकी, ऐसा क्यों कह रही हो? सर, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं कंटिन्यू करूं। घर में आए दिन इसी चीज को लेकर झगड़े होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे आंखों में ये खून कैसा? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की खामियाजा भुगत रही हूँ। हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं पीएचडी परसू करूं। जब हस्बैंड का हाथ बीवी के गाल तक पहुंच जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब रिश्ते में कुछ नहीं बचा है।
और ये कहते कहते सिसकने लगी। मैं कुछ देर तक चुप रहा और फिर मैंने कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें पीएचडी करने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोफेसर निजामी का अपने स्कॉलर से वादा है। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी सर। और फिर हम लोगों ने कुछ इधर उधर की बातें की और फिर वो चली गई। अब ज़्यादातर वक्त मैं उसके लिए डिजर्टेशन में इस्तेमाल होने वाले कंटेंट्स को भी अपने तई अरेंज करने लगा। मेरा हद से ज़्यादा उसके काम में इन्वॉल्व होना मेरे बाकी कामों को बुरी तरह मुतासिर कर रहा था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। और वो दिन भी आया जब पिंकी साहा को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। मैं उसके लिए बहुत खुश था और उसकी खुशी की तो इंतहा नहीं थी। वो फुली नहीं समा रही थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसने मेरे दिल से शुक्रिया अदा किया और जाते जाते कहा, सर अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज इस जगह नहीं होती। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ और ही अरमान पल रहे थे। उसके आने से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और उसके जाने के बाद मैं उसकी कमी को महसूस करता था। मैं जानता था कि इस एहसास को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। मैं उसके साथ बिताए हुए वक्त समेट कर दिल के किसी कोने में संभाल कर रख लेना चाहता था। उसकी यादों को भुलाना इतना आसान नहीं था। यूं ही कई दिन बीत गए। एक दिन शाम के वक्त मैं अपनी बीवी की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के गरज से डॉक्टर अमित के पास पहुंचा। अमित मेरा स्कूल का दोस्त था। मैं कंपाउंड में गाड़ी पार्क कर ही रहा था कि मुझे पिंकी साहा की एक झलक दिखाई पड़ी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं वहीं से उसे आवाज देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना मुझे शोभा नहीं देता। सो मैं चुप से उस चेंबर की ओर बढ़ा। चेंबर पहुंचा तो शायद वो वहां से जा चुकी थी। मेरा मूड खराब हो गया। मैं चेंबर के अंदर दाखिल हुआ तो अमित शायद अपने आखिरी पेशेंट को देख रहा था। मैं उसके चेंबर के बाहर अमित का वेट करने लगा। पेशेंट के निकलने के बाद अमित ने फौरन मुझे बुला लिया। अरे प्रोफेसर साहब, कैसे आना हुआ इस गरीब के चेंबर में? अरे भाभी तो कभी कभार आंख दिखाने के ही बहाने आ जाती हैं और हाल चाल मालूम कर लेती हैं, और एक आप हैं, दोस्त को बिल्कुल भूल ही गए हैं। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। नहीं यार, एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था। बहरहाल तुमने जो टेस्ट करवाने को कहा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। मैंने उसके टेबल पर फाइल रखते हुए कहा। अमित ने एक एक कर रिपोर्ट्स देखने लगा। मैंने धीरे से पूछा, अमित, इससे जो पहले पेशेंट आई थी वो पिंकी साहा थी ना? हाँ, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? मेरी स्कॉलर रह चुकी है। लेकिन वो यहाँ क्यों आई थी? अरे उसकी आंखों में रह रहकर खून जम जाता है, उसी का इलाज मुझसे करवा रही है। अमित ने अपना चेहरा मेडिकल रिपोर्ट से बाहर निकालते हुए कहा। जानवर? मैं बड़बड़ाया। क्या जानवर? कौन जानवर? किसके बारे में तू बड़बड़ा रहा है? तेरी तो पेशेंट है, लेकिन मेरी स्कॉलर रह चुकी है। इसने अपने पढ़ाई के वास्ते क्या कुछ नहीं सहा। इस तरह से कोई किसी को मारता है क्या? मुझसे रहा ना गया और मैं बोल पड़ा। मैं समझा नहीं, ये आंखों में खून जमने की वजह क्या है? मैंने अमित से पूछा। क्यों, तुम जान के क्या करोगे? मुझे उसके बारे में क्या जानना, मुझे तो सब पता है। उसका हस्बैंड जानवर है, जानवर। इस तरह से अपनी बीवी को कोई मारता है? ये सुनना था कि अमित चौंक पड़ा। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्यों, क्या हो गया? अरे प्रोफेसर साहब, आपको हो क्या गया है? किसने कहा कि पिंकी का पति उसे मारता है? उसकी आंखों में रह रहकर खून जमना इस बात का सबूत है कि उसका शौहर उसे अब भी बुरी तरह से मारता है। अरे मैं बंटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, यूनिवर्सिटी में मेरा जूनियर था। बहुत पापड़ बेले हैं बंटी ने पिंकी से शादी करने के लिए। और तुमने सोच कैसे लिया कि पिंकी बंटी से मार खाएगी? और ये कहते हुए वो हंस पड़ा। तो फिर उसकी आंखों में रह रहकर खून यूं ही आ जाता है? मैंने गुस्से से कहा। अरे बाबा, वो एक तरह का इन्फेक्शन है जो बहुत रेयर लोगों में होता है, और पिंकी का ये प्रॉब्लम तो शादी से पहले भी था। तो क्या बंटी पिंकी को शादी से पहले से मारता था? अरे बाबा, मैं पिंकी और बंटी को शादी से पहले से ही जानता हूँ। मैंने मेडिकल प्रैक्टिस तो इन लोगों के एरिया से ही शुरू किया था।
मैं खामोश उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा इस्तेमाल किया था इस लड़की ने मेरा। अमित ने कहा, क्या बात है प्रोफेसर साहब, आप कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं पिंकी में। कुछ और बात है क्या? वैसे पिंकी काम निकालने में माहिर है, बाई हुक और बाई क्रुक। मैं कुछ समझा नहीं। मैडम को हीरोइन बनने का बड़ा शौक था। कुछ दिनों तक तो थिएटर्स वगैरह भी किया। बंटी बाबू को उसकी यही अदा भा गई। एक्टिंग का कीड़ा हर वक्त सवार रहता है उसके सर पर, और ऊपर से साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। किसी को भी झांसा देकर अपना काम निकाल लेती है। मैं कैसे बताता कि इस दफा मैं उसके झांसे में आ गया था। मेरा तो दिल ही टूट गया। ऐसा लगा जैसे लोग ठीक ही कहा करते हैं कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में आसमान और जमीन का फर्क होता है। घर पहुंचा तो नीलिमा ने चाय के लिए पूछा। मैंने जवाब में कुछ ना कहा। मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल गुमसुम सोफे पर बैठा था कि अचानक मेरे बेटे ने पीछे से अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दिया और कहने लगा, पापा आज आपको मेरे साथ कैरम बोर्ड खेलना ही पड़ेगा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जोर से उसका हाथ झड़का और चीखते हुए कहा, आदमी किस मूड में है तुम्हें समझ में नहीं आता? तो जाके पढ़ाई करो अपना। मेरे चीखने पर नीलिमा भागती हुई किचन से हमारी तरफ आई। देखा तो साहिल वहां खड़ा हिचकियां लेते हुए रो रहा था। नीलिमा ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा अगर मूड खराब है तो उसका जिम्मेदार साहिल तो नहीं है। इस तरह से बच्चे पे कोई चिल्लाता है क्या? मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी। मैंने नीलिमा की बात को गिने नहीं दिया और उसी अंदाज में कहा, यही सिखाओ बच्चों को कि बाप बाहर से आए और उसके गले में झूल जाओ। बाप ना हुआ कोई खिलौना हो गया। शौकत, पता नहीं तुम्हें आजकल क्या होता जा रहा है। जरा सी बात पे खाना फेंक देते हो। मेरे ऊपर भी तुमने हाथ उठाने की कोशिश की। घर की जिम्मेदारियों से भी गाफिल होते जा रहे हो। और आज तो तुमने हद कर दी। बिल्कुल जानवर होते जा रहे हो तुम। मैं वहीं सोफे पर हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। अचानक मेरी नजर आईने पे चली गई। आईना में मुझे अपना चेहरा किसी जानवर से कम नहीं दिख रहा था और मेरे कानों में मेरे बेटे साहिल की कही हुई बातें गूंज रही थी। कोई जानवर ही अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।